नमस्कार। टारगेट विथ एम के सर यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और जो संघ कार्यपालिका बनाई गई है वह 4 लोगों से मिलकर बनी है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो आज हम देखते हैं राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो राष्ट्रपति, जानते हैं कि भारत में शासन प्रणाली जो है संसदीय शासन प्रणाली बनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण देश में 2 प्रधान होते हैं। एक राष्ट्र का संवैधानिक यानी हम इसे कहते हैं औपचारिक प्रधान होता है, जिसका मुखिया राष्ट्रपति होता है। और एक सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। जो वास्तविक प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है, जो कि मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन करता है। यानी वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। व्यवहारिक रूप से संपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से करता है। राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति नहीं, वह एक संस्था है। वह राष्ट्र की एकता व अखंडता का प्रतीक है। वह राष्ट्र का गौरव है। कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ इसी में निहित होती है। वह राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व करता है। युद्ध हो या समझौता सब उसी के नाम से किए जाते हैं। पद पर रहते हुए पत्रकार उसे साक्षात्कार नहीं ले सकता और उनके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं की जा सकती। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कुछ जो हमारे संविधान में राष्ट्रपति के बारे में कुछ संवैधानिक प्रावधान दिया गया है, तो उसी के बारे में देखते हैं। जैसा कि पता है कि अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 52 में क्या उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल हमेशा याद किया रखिए, क्योंकि आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान में। तो अनुच्छेद 52 बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। देखिए, यहाँ अधीनस्थ का मतलब हुआ कि अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। यानी वह अपने विवेक से काम नहीं कर सकता, वह अधीनस्थ के ही माध्यम से काम करेगा। तो अनुच्छेद 52 बता दिया गया भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 बताया गया है निर्वाचन के संबंधी प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद होती है। संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। उसके साथ साथ राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसके साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा भी चुनाव किया जाता है इनका। तो इतने लोग मिलकर राष्ट्रपति को चुनाव में भाग लेते हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और फिर इसके बाद आज हम देखते हैं कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा पांडिचेरी और दिल्ली को भी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है और यह मतदान गुप्त होता है। योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता यानी राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसके बारे में बताया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद का मतलब ये हुआ कि वह किसी अन्य जगह वह कार्य न करे, यानी उसे वेतन भत्ता सरकार द्वारा न प्राप्त हो। अगर ऐसा होता है तो संसद उसे समय समय पर कानून बनाकर उसे लाभ का पद बता सकती है कि कौन सा लाभ का पद है या कौन सा नहीं है। तो और इसका जो निर्धारण करेगा वह सुप्रीम कोर्ट करेगा। और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का संविधान की रक्षा का शपथ दिलाता है। और जानते हैं कि यह पद पर रहेगा तो उसे वेतन और भत्ता मिलेगा। तो इस समय राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया पर मंथ है, जो कि वेतन यानी प्रतिमाह भत्ता और वेतन दोनों इसमें शामिल है। और राष्ट्रपति को
महाभियोग लगाकर भी हटाया जा सकता है। तो देखते हैं शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ मुख्य न्यायाधीश संविधान की रक्षा का शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। तो भाई देखिए, राष्ट्रपति जब चुन लिया जाता है, उनकी योग्यता का निर्धारण कर लिया जाता है, तो वो क्या करेंगे रहकर, तो उनको कार्यकाल दे दिया गया है कि उनकी कार्यकाल में वो क्या क्या कर सकते हैं। तो कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद बने रहेंगे और पुनर्निर्वाचन का पात्र होंगे, यानी राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरा करने के बाद वह दोबारा जो है नियुक्त यानी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत कर राष्ट्रपति बन सकता है। त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी समय पूर्व उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। और उसके साथ साथ संविधान का उल्लंघन करने पर आर्टिकल 61 के तहत इन्हें हटाया जा सकता है। तो देखिए, कार्यकाल 5 वर्ष तक है, तो 5 वर्ष तक के पद पर बने रहेंगे। तो उनके साथ इनको कुछ शक्तियाँ दी गई है कि कौन सा कार्य करेंगे। तो इनकी शक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। शक्तियाँ इन्हें संविधान के तहत 2 तरह से दी गई है। 2 तरह से दी गई है। पहली शक्तियाँ देखते हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियाँ होती है, एक राजनयिक शक्तियाँ होती है। तो आइए देखते हैं सामान्यकालीन शक्तियाँ में कार्यपालिका संबंधी अधिकार इनको दिया गया है। कार्यपालिका संबंधी अधिकार यानी ये क्या क्या करेंगे, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति और अन्य आयोगों यानी राष्ट्रीय आयोगों के अन्य आयोगों की नियुक्ति करेंगे। और इसके साथ साथ लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। ये इनकी कार्यपालिका संबंधी अधिकार दिया गया है। और इसके साथ साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। विधायिका संबंधी अधिकार दिया गया है। विधायिका संबंधी क्या क्या अधिकार दिया गया है, जानते हैं कि विधेयकों के प्रकार अनुच्छेद 111 में बताया गया है कि विधेयक को वापस कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर दे सकते हैं, या तो पुनर्निर्वाचन करवा सकते हैं यानी कि वापस करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही क्या करेंगे, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और अभिभाषण संयुक्त बैठक में अभिभाषण करेंगे। और इसके साथ साथ आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे। दोस्तों, आर्टिकल 123 यानी अध्यादेश जारी करना, ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि अगर कोई संसद सत्र में न हो, अगर कोई मान लीजिए देश में कोई ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तात्कालिक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सरकार को कोई कानून लाना पड़ता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए वह जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसके बारे में विस्तृत एक वीडियो बना देंगे कि अध्यादेश जारी कैसे किया जाता है, एक इस पर वीडियो बना लेंगे, आप लोगों को देंगे। और दूसरी वीडियो जो है रहेगा वो महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है, किस तरह उनको हटाया जाता है। और एक तीसरी वीडियो बनाया जाएगा वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल और जो है राज्यपाल यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, इनको दिया गया है वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार में क्या क्या है, धन विधेयक, वित्त विधेयक यानी सभी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये इनका वित्तीय अधिकार दिया गया है। और न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई है। तो न्यायिक शक्तियाँ देखते हैं, जैसे कि आर्टिकल 72 यानी 72 में बताया गया है कि भारत राज्य के किसी भी न्यायालय द्वारा मृत्युदंड या अन्य प्रकार के किसी सजा को क्षमा, लघुकरण, परिहार में बदल सकता है। राष्ट्रपति को दिया गया अधिकार। और इसके साथ साथ राजनयिक अधिकार दिया गया है, जिसमें कि विदेशों में भारत के राजदूत की नियुक्ति करते हैं और उसके साथ साथ विदेशों से आए हुए राजदूत या जो वहाँ के शासन प्रशासन होंगे उनके बारे में वह उनको जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। और इनके साथ साथ इनको कुछ शक्तियाँ दी गई है, जैसे आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ भाग 18 में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 तक, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में लगाया जाएगा। ये इनकी जो है आपातकालीन शक्तियाँ दे दी गई है। तो दोस्तों, हम जो है कभी एक बार आपको आपातकालीन शक्तियाँ यानी तीनों राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और इसके साथ साथ जो है वित्तीय आपातकाल में एक वीडियो बनाकर आपको विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। और कुछ प्रमुख तथ्य है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति आज देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य हैं। जैसे बताया गया है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति बन सकता है, संविधान इस पर मौन है। यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा, ये इसका उल्लेख नहीं किया गया है। पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
राष्ट्रपति पद 2 बार लड़े और तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और यह परंपरा डालने का प्रयास किया गया कि 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए और उनके अतिरिक्त कोई 2 बार भी अभी तक राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। पहला फैक्ट है। दूसरा है कि बीबी गिरी पहले गैर कांग्रेसी यानी निर्दलीय और द्वितीय पसंदगी के राष्ट्रपति माने जाते हैं। द्वितीय पसंदगी का अर्थ ये हुआ कि जैसे जानते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, उसमें वरीयता क्रम दिया जाता है कि फर्स्ट चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन, थर्ड चॉइस कौन है। तो सेकंड चॉइस के अंतर्गत बीबी गिरी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी है जो राष्ट्रपति बने थे। और यह जो है बीबी गिरी एक ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी सर्वसम्मति से यानी कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्णतया गैर राजनीतिक रहे, यानी कि इनका राजनीति से कोई लेन देन नहीं था। प्रतिभा पाटिल पहली ऐसी महिला है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और KR नारायण ऐसे राष्ट्रपति रहे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति थे जो सक्रिय राजनीति में थे और इसके पहले वित्त मंत्री रह चुके थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जब 2 उम्मीदवारों के मत बराबर हो जाते हैं तो प्रतिनिधि सभा यानी कि 535 सदस्य होते हैं वो निर्णय लेती है, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में इतना अध्ययन किए। तो अब हमारा अगला वीडियो रहेगा महाभियोग की प्रक्रिया, कैसे राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सवाल घबरा आ जाते हैं, क्या रुकल नहीं भी।